अधिगम में अपन आज की क्लास में अंतिम चीजें पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कोई चीज अपन एक जगह सीखते हैं और उसका प्रयोग जब अपन दूसरी जगह करते हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण होता है। कल मैंने आपको इसके 3 प्रकार बताए थे। एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कल मैंने आपको पूरा समझा दिया था और मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों को समझ में आ गया था। एक जगह सीखा गया ज्ञान जब दूसरी जगह के ज्ञान में सहायता पहुंचाता है तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के 5 प्रकार, मैं साथ साथ आपको ये बताता जा रहा हूं कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है, उसको आपको फॉलो करना है। नई चीजें आ क्या रही हैं, आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो कंटेंट आपका सही है, क्या आपकी दिशा वो एकदम सही है, कहीं आपके कंटेंट में कुछ कमियां तो नहीं है, या कुछ चीजों को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें मैं क्लासरूम में साथ साथ चीजें आपको बताता जा रहा हूं। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूं कि साइकोलॉजी में आपकी परफॉर्मेंस 100% होनी चाहिए, और केवल साइकोलॉजी में नहीं होनी चाहिए, साइकोलॉजी से रिलेवेंट जो विषय हैं जैसे टीचिंग मेथड वगैरह हैं उनमें भी आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में 5 प्रकार मैंने समझाए थे। लेटेरियल, एक पक्षीय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक जगह मैं कोई चीज को सीखूंगा उसका प्रयोग जब दूसरी जगह करूंगा वो एक पक्षीय है। द्विपक्षीय, बायलेटरल, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, एक हाथ से कोई चीज करता हूं उसका प्रयोग जब दूसरे हाथ से करना शुरू कर दूंगा वो बायलेटरल है। तीसरा लंबात्मक, वर्टिकल, जब मैं निम्न स्तरीय कोई चीज सीखी, मैंने साइकिल मैंने चलानी सीखी और मैं अब गाड़ी चलाना सीख रहा हूं तो ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लंबात्मक है। हॉरिजेंटल, समिस्तर, जब मैं एक समान कार्य का प्रयोग दूसरे समान कार्य में कर रहा हूं तो वो हॉरिजेंटल कहलाएगा, समिस्तर कहलाएगा। और 5वां था अनुक्रमिक, सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब मैं चीजों को जोड़ते हुए सीखूंगा, कर्मिक रूप से सीखूंगा, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, वो क्या होगा, अनुकर्मिक होगा। कोई डाउट है इनमें से कोई 5 में किसी बच्चे को समझ में आ गया था जो कल क्लास में बताया था मैंने? किसी को भी डाउट हो खड़ा हो जाना, पूछ लेना, मजा आना चाहिए, ऐसा आनंद आ जाना चाहिए कि सर गजब तरीके से पढ़ लिए, बस मजा आ गो। बताओ, डन। आज की क्लास में पढ़ा रहा हूं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नकारात्मक का मतलब क्या होता है बता सकते हो? नकारात्मक किसको बोलते हैं? कोई कार्य जब दूसरे कार्य में नुकसान पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नकारात्मक। एक लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूं इसको। जब एक कार्य दूसरे कार्य में जब एक कार्य दूसरे कार्य में बाधा पहुंचाता है, जब एक कार्य दूसरे कार्य में बाधा पहुंचाता है, वह नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। बताएं आप, सही है क्या? एक टेनिस खेलने वाला बच्चा जब बैडमिंटन खेलता है तो क्या लगता है वहां पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी? बताएं। साइकिल चलाने वाला बच्चा जब नाव चलाता है तो सहायता मिलेगी या नुकसान होगा? फुटबॉल खेलने वाला बच्चा जो वॉलीबॉल खेलता है तो फायदा होगा या गलतियां होंगी वहां पे? गलतियां। भारत में ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को जब अरब देश में ड्राइविंग के लिए भेज दिया जाए तो उसके लिए वो कुछ दिनों के लिए नुकसानदायक रहेगा या फायदेमंद रहेगा? नुकसानदायक। एक बच्चा पेन का बहुवचन पेन्स करता है, बुक का बहुवचन बुक्स करता है और माउस का बहुवचन वो माउसेज कर देता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तो इसको कह रहा है कि पॉजिटिव है।
क्या कहेंगे आप? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड क्या कह रहा है? पॉजिटिव। बताएं। रिव्यू में है ये प्रश्न, बहुत सारे बच्चे इस अकेले प्रश्न की वजह से थर्ड ग्रेड टीचर बनने से रह गए। कितनी विडंबना की बात है। ये प्रश्न रिव्यू कमेटी में है और रिवाइज रिजल्ट में क्या इसका आंसर माना जाएगा, देखा जाएगा। मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, क्या पांचों ये नकारात्मक स्थानांतरण के थे क्या? तो कोई एक एग्जाम्पल पॉजिटिव का था या सभी नकारात्मक के थे? पॉजिटिव के थे। कौन सा? टेनिस खेलने वाला बच्चा बैडमिंटन खेलता है, ये नेगेटिव नहीं है क्या? आपने टेनिस बैडमिंटन दोनों को देखा है क्या गेम को? मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा यदि एक्सपीरियंस क्या है ट्रांस ऑफ लर्निंग में, तब जाके प्रश्न सही होगा। समझ रहे हो आप? टेनिस और बैडमिंटन दोनों एक प्रकृति के गेम है। टेनिस खेलने वाले बच्चे को बैडमिंटन में फायदा होगा, नुकसान कदापि नहीं होगा। ये अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, ये पॉजिटिव ट्रांस ऑफ लर्निंग है। ये मैंने चेक करने के लिए कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद हो कि मजा आए। पढ़ने के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पढ़ने के बाद अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सर मैं ये चीज जान गया और ये चीज ये है। व्यक्त नहीं करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आत्मविश्वास कभी आएगा ही नहीं। हमेशा वो दबे कुचले वाली जिंदगी जियोगे, याद रखना। इसलिए मैं बार बार ये चीजें पूछता हूं कि क्लास में तुम्हारा अभिव्यक्ति बहुत गजब होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस से बैठा करो, चीजें जब पढ़ा दी तो समझ में आनी चाहिए। सर टेनिस और बैडमिंटन दोनों समान प्रकृति के गेम है, क्यों? नुकसान कहां होगा? पॉजिटिविटी आएगी। कहां दिक्कत है बताने में? साइकिल आप चलाते हो, साइकिल में बल अलग लगता है, नाव में उल्टा लगता है, वहां नुकसान होगा। फुटबॉल आप खेल के आगे वॉलीबॉल खेलोगे, आपके पैर बीच बीच में चलेंगे, वहां बल ज्यादा लगता है, वॉलीबॉल में बल बहुत कम लगता है। वो कला है, दोनों की प्रकृति में डिफरेंट है, इसलिए नुकसान होगा। भारत में ड्राइविंग अलग साइड से की जाती है, अरब कंट्रीज में ड्राइविंग अलग साइड से की जाती है। तो शुरुआत में 10 से 15 दिन बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत गलतियां होती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए नुकसान माना गया है। बुक का बहुवचन बुक्स करता है, पेन का बहुवचन पेन्स करता है, माउस का बहुवचन माउसेज करता है, माउस का बहुवचन माउसेज नहीं होता है, माइस होता है। ये जो माउस वाला मैंने उदाहरण दिया है, ये पहली बार एचटेट 2015 में प्रश्न आया, नकारात्मक। सीटेट 19 में प्रश्न आया, नकारात्मक। आरपीसी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया, नकारात्मक। 2023 थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया, सकारात्मक। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, मैंने कहा इस धरती पर यदि कोई एग्जाम सबसे बड़ी भर्ती और सबसे हार्ड एग्जाम है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करना है, और थर्ड ग्रेड से बड़ो होगी सबसे भारी एग्जाम होगी चपड़ासी की तैयारी करना। 60,000 की भर्ती की तैयारी जो चपड़ासी को विज्ञापन निकल सी, थारा हूं कई भाई आजमा से, देवी भी आजमाऊंगी। सबसे मुश्किल एग्जाम होगा वो राजस्थान का। कौन सा? चपड़ासी। जको कंपटीशन फाइट कर जाएगा, मान लो बलवान आदमी है वो। जत्ती लोअर एग्जाम है, बत्ती हार्ड एग्जाम हुआ है। और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिस एग्जाम का आयोजन करवा रहा है, सीईटी से अंदाज मत लगा जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सीईटी तो अब की बार अं दे रहे है, ताकि रगड़ो कट्टे जत्ता भी टाबर हो पूरी दुनिया सीईटी पास, टेंशन खत्म करने के लिए। बाकी इनका कोई स्वरूप नहीं है, पता नहीं है कब क्या दे दें और कब क्या नहीं दें। इसलिए मैं सबसे आसान भर्ती मानता हूं ऊपर वाली, ग्रेड फर्स्ट, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, लास्ट वाली और तो बाद में कचरो ही कचरो है। इस प्रश्न का आंसर आप क्या करके आओगे? आपका क्या मानस है कि भाई ये एग्जाम में आता तो आप पॉजिटिव करोगे, नेगेटिव करोगे? नेगेटिव ही करके आना है। ये सब टेक्स्ट किताबों में नेगेटिव ही है। और कई बार होता है ना, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, मेरे पास एक किताब आई कोई, वो किताब का पब्लिकेशन बंद हो गया, मतलब प्रकाशन बंद हो गया उस किताब का, संजोगवश वो किताब आई मेरे पास। और वो किताब आई तो मैं आश्चर्यचकित हुआ उस किताब को देख के कि राजस्थान की रीट का 2018 का पेपर कंप्लीट उस किताब से, और बहुत पतली सी किताब है, बट उसमें जो चीजें हैं वो बहुत डिफरेंट है, मतलब कुछ चीजें इतनी डिफरेंट है। वो उसका एडिशन बंद हो गया। कोई दिल्ली से है, कोई पब्लिकेशन से है और बड़ा पब्लिकेशन है, बट उसका एडिशन ही बंद कर दिया। क्यों नहीं वो किताब सब तक पहुंची और क्यों नहीं उसकी लोगों ने डिमांड की, क्यों अच्छी नहीं लगी?
उस किताब से मैंने देखा है कि एज इट इज पूरा पेपर था। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, वो वहां से एज इट इज उठाए गए और उस किताब में क्लियरली ये सेम एग्जाम्पल। बाकी साइकोलॉजी की मैंने हजारों टेक्स्ट किताबें पढ़ी हैं, ये एग्जाम्पल मैंने कहीं नहीं देखा, केवल उस किताब में सेम टू सेम लिखा हुआ था। अब यदि ये प्रश्न मन में आ जाए तो मान लो मेरे साइकोलॉजी पढ़ रहे हूं तो अलग बात है। यदि ये प्रश्न मैं आपकी तरह करने जाऊं तो मैं भी ये प्रश्न को आंसर करके आऊं सकारात्मक। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे को सच में ही नहीं पता कि माउस का बहुवचन माइस होता है क्या। मैं भी वही लगाऊं कि लास्ट में एस और एस लगानो है, इंग्लिश में सीधो सो नियम वही है। समझ में आ गई बात? ये नॉलेज वाली बात है कि माउस का बहुवचन क्या होता है, माइस। लेकिन उस कंडीशनिंग की वजह से आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि हमने तो एक ही कंडीशनिंग बना रखी कि इंग्लिश में एस और एस लगेगा, मतलब वहां ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में माउस का बहुवचन माउसेज होता ही नहीं है, क्या होता है, माइस होता है। इसलिए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, इसलिए ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या कहलाएगा, नकारात्मक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो यो एग्जाम्पल 4 बढ़ते हम लगातार पूछो है। ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां एक बार कोई चीज आ जाती है वो रिपीट होती है। इसलिए PYQ जरूर देखने चाहिए। इसलिए मैं जितने भी टेस्ट आपको करवाऊंगा, जितने टेस्ट आपके टॉपिक वाइज यहां होंगे, उसमें जो प्रश्न की भाषा होगी और जो प्रश्न में ऑप्शन होंगे वो सब पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बेस पे होंगे। बस मैं उसका स्वरूप चेंज करूंगा, नया प्रश्न कुछ नहीं होगा, जिससे कि जो अपन अभ्यास कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम PYQ तो अपने साथ साथ हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी होता है। कभी भी मॉडल पेपर हमें हल नहीं करने चाहिए, हमें हल करें तो PYQ हल करें, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो कम से कम PYQ से होगा। चांस तो बनेंगे भाई, 40% पर्सन भी रिपीट होते हैं तो अच्छी चीज है ना। तो लिखो इसमें नेगेटिव में, आप लिखो, ये लिखा जब नुकसान होता है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे साइकिल चलाने वाले को नाव चलाने के लिए कहना। अब आध्यात्म लाक्स का गुरुजी साइकिल में भी जोड़ लगानो और नाव में भी जोड़ लगानो, बताओ सहायता दोनों मिल रही है? अपोजिट हो रहा है भाई जी, नुकसान हो रहा है यहां पे। समझ में आ रही है बात? क्या हो रहा है, नुकसान। साइकिल चलाने वाले को नाव चलाने के लिए कहना। एक प्रश्न एच स्टेट में आया हुआ है, मैं बता देता हूं, ये दिमाग में रहने चाहिए। प्रश्न में क्लास में इतने प्रश्न बोलता हूं आप लोगों के सामने, इतने प्रश्न PYQ बोलता हूं। आप कोई साइकोलॉजी किताब लोगे तो भी इतने प्रश्न नहीं मिलेंगे जितने क्लासरूम में बोलता हूं। इंग्लिश टाइपिंग करने वाले को हिंदी टाइपिंग के लिए कहना। इंग्लिश टाइपिंग आओ बिन हिंदी टाइपिंग को नहीं, और बिन थे हिंदी टाइपिंग को काम दे दियो तो नुकसान होगा फायदो होगा? नुकसान होगा, वो गलतियां करेगा दुनिया भर की। समझ रहे हो आप? ये एच स्टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो दिमाग में रखना है कि ऐसी चीज आपको समझना है। प्रश्न पेपर देखा आपने, ऑप्शन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और ये धीरे धीरे एनालिटिकल योग्यता डेवलप कीजिए PYQ के माध्यम से, या जो मैं टेस्ट पेपर करवाऊंगा उसके माध्यम से, कि सर हमने गलती कहां की, हम गलत कहां पे हैं। जब तक मूल्यांकन करना नहीं सीखोगे आगे नहीं बढ़ोगे। और ये जो मैं PGB प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मेन मेरा टारगेट ये, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल उनकी गलत आदतों को दूर करने का प्रयास करूंगा, अच्छी आदतें क्रिएट करना मेरा उद्देश्य है। कि हम प्रॉब्लम्स, गलतियां कर कहां रहे हैं, उन गलतियों की पहचान करनी है हमें और उन गलतियों को दूर करना है। बस यही तो है, और क्या है, गेम यही है सिलेक्शन का, और कुछ नहीं है। बताऊं आपको, कोई बहुत ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं करना है कि ये कर लें वो, कुछ नहीं करना, एक सिस्टम से चलना है। बस थोड़ा सा कुछ अच्छी आदतें बना लो, अपने आप चीजें हो जाएंगी अच्छे से। यही करना है। समझने की कोशिश कीजिए, मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिए कि यहां भाषा ऐसी आती है तो मुझे ऐसा करना है, इसका मतलब ये हो सकता है और इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये चीजें जब करने लग जाओगे, चीजें आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे सबके सब। तो लिख लो, ये जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं दूसरा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, तो याद रखना, आपको नेगेटिव करके आना है। एक बच्चा बुक का बहुवचन बुक्स करता है। एक बच्चा बुक का बहुवचन क्या करता है, बुक्स करता है। एक बच्चा बुक का बहुवचन बुक्स करता है। इसी आधार पे वह माउस का बहुवचन, मैं शॉर्ट में लिखा है मैंने एग्जांपल, उसमें पेन भी था बट पेन नहीं लिखा रहा मैं। बुक का बहुवचन बुक्स करता है, इसी आधार पर वह माउस का
बहुवचन माउसेज कर देता है, माउस का बहुवचन माउसेज कर देता है। इसी आधार पे वह माउस का बहुवचन क्या कर देता है, माउसेज कर देता है। कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ, नकारात्मक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रिपीट है, बार बार रिपीट है, और 23 में लास्ट बार हुआ है, तो याद रखना है। नेगेटिव समझ में आ गया। नुकसान होगा, कैसा भी एग्जाम्पल आ सकता है, एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि नकारात्मकता मतलब जहां बाधा पहुंच रही है वहां नकारात्मकता है। अब देखो शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य पे 2017 से पहले कोई प्रश्न 2017 से पहले पूछे गए, बट 2017 से इस पे 3-4 लगातार प्रश्न पूछे गए, 17, 18, 21, 22। और इस पे एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा जोर नहीं लगाना दिमाग पे। शून्य पे कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए, उस एग्जाम्पल में एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, प्रभाव नहीं पड़ता। ये भाषा जहां लिखी मिलेगी वहां आपको क्या करना है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सुन लें, 3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कबीर के दोहों को दोहराने वाला बच्चा रहीम के दोहों को दोहराता है, इससे उसकी याद करने की शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, शून्य, प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य। रीट में एक प्रश्न पूछा गया, एक गेंदबाजी करने वाला बच्चा बल्लेबाजी का अभ्यास करता है, इससे उसकी गेंदबाजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, शून्य। 17 सेकंड ग्रेड में सीधी यही भाषा पूछी गई, जब एक सीखे गए कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पे नहीं पड़ता है, वह दिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है, शून्य। 3 प्रश्न मैंने आरपीसी में आए हुए और रिट में आए हुए प्रश्नों को रिपीट किया है। तीनों में एक कॉमन चीज आपने नोट की, वो है प्रभाव नहीं पड़ता, वहां क्या करना आपको, शून्य। लिखो, जब एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर, जब एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर ना तो सकारात्मक पड़ता है और ना ही नकारात्मक, जब एक कार्य का प्रभाव दूसरे पर ना तो सकारात्मक पड़ता है और ना ही नकारात्मक, ना तो सकारात्मक पड़ता है और ना ही नकारात्मक, तो प्रभाव नहीं पड़ता। ये वर्ड ने समझनो है था, बाकी कुछ ही को नहीं मान, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, यस या नो, बताएं, हो तो समझ में आ गया। सुनने, पॉजिटिव नेगेटिव शून्य, जितने भी आरपीसी के अब तक पेपर हुए हैं उनमें इन 3 पे प्रश्न पूछे गए हैं। यद्यपि, यद्यपि वर्ड बोल रहा हूं मैं, ग्रेड फर्स्ट का जो आपका लास्ट पेपर हुआ है वहां पे एक प्रश्न था, अधिगम स्थानांतरण का मुख्य प्रकार नहीं है, वहां पे एक नाम लिखा हुआ था, निम्न रोड अधिगम स्थानांतरण। ये शब्द लिखा हुआ वहां पे। हमेशा हर पेपर इनसाइट देता है। इनसाइट समझते हो क्या आप, सूझ कि यार मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वहां ऑप्शन में निम्न रोड आ गया, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर आपसे ये पूछ ले कि निम्न रोड अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं तो अपन इनके बारे में भी जाने, निम्न रोड वगैरह क्या है। ये मैंने कहा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। यदि आप केवल स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां ऑप्शन में आने का मतलब है वो आपको संकेत दे रहा है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि इन फ्यूचर ये पूछ ले कि निम्न रोड अधिगम स्थानांतरण है क्या, या इसका उल्लेख किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं, ये नए पार्ट हैं, नए प्रकार हैं, तो ये भी मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में लिख लेंगे इनको। एक व्यक्ति हुए हैं शुनक, इन्होंने अधिगम स्थानांतरण के 4 प्रकार बताए। निकटवर्ती अधिगम स्थानांतरण, दूरवर्ती अधिगम स्थानांतरण, निम्न रोड अधिगम स्थानांतरण, उच्च रोड अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के 4 प्रकार बताए हैं शुनक द्वारा, याद रखिएगा।
नया पार्ट है, ये अपडेट पार्ट है। और इसने 4 प्रकार बताए। पहला है निकटवर्ती, दूसरा है दूरवर्ती, तीसरा है निम्न रोड और चौथा है उच्च रोड। पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, इसका मैंने बस एक रीजन बताया है कि ग्रेड फर्स्ट के ऑप्शन में इनमें से एक नाम पूछा गया है, इसलिए पढ़ने जरूरी है। कुछ नहीं है, आप ज्यादा भी नहीं करो तो एक काम कर लेना, ये नाम याद कर जाना कि साहब ये किसने बताया, बाकी इसके कुछ नहीं है इनमें। निकटवर्ती को मतलब हुआ है नजदीकी कार्य में कोई चीज को प्रयोग करना। नजदीकी कार्य जानते हो, आपने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखी, और जब उसी टाइपराइटर पे सीखी गई टाइपिंग का प्रयोग जब कंप्यूटर कीबोर्ड पे तुम करना शुरू कर देते हो, तो वो क्या कहलाएगा? निम्न रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निम्न। ये आपका निकटवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निकटवर्ती। नजदीकी कार्य कि यानी ये कार्य जो है वो समान प्रकृति का है, और उसी कार्य में जो वहां हॉरिजेंटल पड़ा था वो यहां पे क्या नाम बन गया? निकटवर्ती। वहां हॉरिजेंटल था, समिस्तर था। जहां भी कार्य की प्रकृति समान है और बहुत नजदीकी है, वहां उस कार्य का प्रयोग जहां करोगे वो निकटवर्ती है। दूरवर्ती में इतना सा शब्द याद रखना है, जब अपन कोई एक जगह चीज सीखते हैं और उसका प्रयोग जब अपन दूसरी जगह करते हैं, यानी जगह चेंज हो जाती है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होगा? दूरवर्ती हो जाएगा, अन्यत्र स्थान। और निम्न रोड का मतलब ये होता है, लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है जब अधिगम स्थानांतरण ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वतः हो जाता है। आपने किया नहीं, कोई काम कर रहे थे और करते करते अचानक से कोई पहले की चीज सीखी हुई थी और उस सीखी हुई चीज का प्रयोग ऑटोमेटिकली यहां पे हो गया, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाएगा? निम्न रोड। उच्च रोड का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज का प्रयोग करना चाहते हो, प्रयास करना चाहते हो कि सर मैंने वो चीज जो है, वो तकनीकी जो है, मैं वो यहां प्रयोग करना चाहता हूं, उच्च रोड है। जब कोई सीखे गए ज्ञान का प्रयोग आप प्रयास पूर्वक, होश पूर्वक, चेतन युक्त करना चाहते हो, तो उसको अपन कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलेंगे? उच्च रोड। अब देखो एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आया, सिर्फ ऑप्शन में आया है, फिर भी मैंने आपको कह रहा हूं कि आप इनके नाम देख के जाना, कुछ नहीं याद करना। निकटवर्ती का मतलब नजदीकी कार्य, दूरवर्ती का मतलब अन्यत्र जगह, निम्न रोड का मतलब स्वतः ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाए, थारो कोई प्रयास को नहीं। और उच्च रोड को मतलब है जब मैं कोई चीज को प्रयास करके एक कार्य को दूसरे कार्य में यूज करता हूं, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहलाएगा? उच्च रोड। कोई डाउट है किसी को? बताएं। ये चारों प्रकारों में कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा देख के जाने हैं आपको, ठीक है। लिख लिया। निकटवर्ती का मतलब लिख लो नजदीकी कार्य में। निकटवर्ती ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? नजदीकी कार्य में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। नजदीकी कार्य में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। नजदीकी कार्य में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। नजदीकी कार्य में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चों। दूरवर्ती का मतलब क्या लिखोगे? एक जगह सीखे गए ज्ञान को दूसरी जगह प्रयोग करना, जगह चेंज हो जाएगी, बस ये दूरवर्ती। कि मैं क्लास में सीख के गया और उसका प्रयोग घर में कर रहा हूं, तो दूरवर्ती ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी जगह पे करना। तीसरा क्या लिखा? निम्न रोड क्या होता है सर? ऑटोमेटिक, अपने आप कई चीजें यूज हो जाती हैं, ठीक है ना। आपने बचपन में मान लीजिए बहुत अच्छी गाड़ियां बनाई, चप्पलों के टायर बनाए, और इन फ्यूचर वो कंपनी में लग गए, तो वो जो कला थी, कौशल थी, उसका रूप आपने मशीनों में उसी रूप से देना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मतलब आपका बनाई हुई चीज थी, वो आपने चाहा नहीं था, बट वो प्रयोग हो रही है, ठीक है। वो स्किल जो आपका ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? निम्न रोड। तो लिख लेना स्वतः ही अधिगम स्थानांतरण हो जाना, आपने चाहा नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। स्वतः ही अधिगम स्थानांतरण हो जाना। और उच्च रोड में क्या लिखोगे सर?
मैं प्रयास करूंगा जब कोई चीज का प्रयोग लिखना, प्रयास करके किसी कार्य का प्रयोग दूसरे कार्य में करना। उच्च रोड का मतलब है प्रयास करके किसी कार्य का प्रयोग दूसरे कार्य में करना। ये उच्च रोड। निम्न रोड में ऑटोमेटिक हो रहा है। बताओ देवियों, पल्ला पढ़ रहे हो क्या थोड़ा बहुत? क्यों आगो समझ में? बहुत बढ़िया बच्चे हो आप। अब देखो अधिगम स्थानांतरण पे प्रश्न एग्जाम का पैटर्न क्या है। लगभग पूछता है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। उसके बाद प्रश्न ये बनते हैं, अधिगम स्थानांतरण के 7 सिद्धांत होते हैं, 7 में से 4 सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आते हैं। 3 पे कभी आज तक प्रश्न आया नहीं है, बट मैं 7 लिखाऊंगा। और प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, प्रश्न आपसे यह पूछेगा अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है या नहीं है, या 3 प्रकार ऐसे हैं जिनके प्रतिपादक पूछ लेता है कि साहब इसका प्रतिपादक कौन है, इसका उल्लेख किसने किया है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल इतना याद करना है कि अधिगम स्थानांतरण के कितने सिद्धांत होते हैं, 7 सिद्धांत होते हैं। इनके नाम याद रखना, यदि भी मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन आपको ये लगे ना कि सर हमें कितना लेना है, तो कितना लेने का मैंने तरीका बताया है। केवल 7 नाम याद करना ही, 7 नामों के यदि प्रतिपादक हैं तो प्रतिपादक याद करने हैं। जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करना चाहता है वो केवल पहले 4 पढ़ के जाएगा, उन 4 में से ही प्रश्न आ जाएगा, लास्ट वाले 3 में से नहीं आता है। पहला सिद्धांत का नाम है मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। दो प्रश्न आए हुए हैं, एक ग्रेड फेस्ट में आया हुआ है और एक प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है। यूपी टेट में प्रश्न यह आया हुआ है कि अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसे माना जाता है, पुरातन सिद्धांत किसे माना जाता है। तो पुरातन सिद्धांत यदि कोई है आज तक का सबसे पुराना सिद्धांत, तो वो ये है। सबसे पहला सिद्धांत यही है, प्राचीन सिद्धांत यही है। आरपीसी में जो प्रश्न आया वो केवल ये आया था अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, और वहां 4 ऑप्शन दे रखे थे, और 4 ऑप्शन में ये एकमात्र सही था, बाकी 3 ऑप्शन गलत थे। तो मतलब आपको छांटना था कि ये सिद्धांत होता है कि नहीं होता है। अब आप कहोगे गुरुजी होता क्या है, मैं समझा दूं। देखो मानसिक शक्तियां वर्ड तो जानते हो आप, चिंतन, कल्पना, मेमोरी, समस्या समाधान, ये सब अपनी मानसिक शक्तियां होती हैं। और मानसिक शक्तियां एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। यह सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी मानसिक शक्ति को आप प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में प्रयोग कर सकते हो। जैसे मेमोरी है, मेमोरी का प्रयोग इतिहास में कर लो, फिलोसॉफी में कर लो, साइकोलॉजी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, हिंदी में कर लो। कल्पना है, इमेजिनेशन है, कल्पना का प्रयोग लैटिन में कर लो, ग्रीक में कर लो, अंग्रेजी में कर लो, हिंदी में कर लो। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी मानसिक शक्ति का प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसको अपन बोलते हैं मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा कि ये सिद्धांत है कि नहीं है, सबसे प्राचीन है। इसका जो समर्थक है वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। लिख लो, एक छोटी सी लाइन लिखा देता हूं मैं आपको। प्लेटो इसका समर्थक है। इसके अनुसार मानसिक शक्तियां, इसके अनुसार मानसिक शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। इसके अनुसार मानसिक शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। मानसिक शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। इनको प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सकता है। इनको प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सकता है। इनको प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सकता है।
इनको प्रशिक्षित करके एक विषय से दूसरे विषय में क्या कर सकते हैं अपन, प्रयोग कर सकते हैं इसका। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? मानसिक शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनका अस्तित्व दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी मानसिक शक्ति, जैसे मैंने कहा, समस्या समाधान है, कल्पना है, मेमोरी है, चिंतन है। आप चिंतन का प्रयोग इतिहास में भी कर सकते हो, दर्शन में भी कर सकते हो, मनोविज्ञान में भी कर सकते हो। कल्पना का प्रयोग आप लैटिन साहित्य में कर लो, ग्रीक साहित्य में कर लो, अंग्रेजी साहित्य में कर लो, संस्कृत में कर लो, हिंदी साहित्य में कर लो। यानी एक मानसिक शक्ति का प्रयोग कई विषयों में किया जा सकता है, ये कहना चाहता है सिद्धांत, और कुछ नहीं कहना चाहता। नंबर 2 पे समान तत्व का सिद्धांत, इसको स्टार दे लेना भाई, सबसे अधिक प्रश्न इसी पे आए हैं। इसकी भाषा चेंज कर देगा। रिट 2021 वाले में प्रश्न आया था अनुरूप तत्व का सिद्धांत। समान तत्व अनुरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बस यही प्रश्न 4-5 बार पूछा गया है कि यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। समान तत्व अनुरूप तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होते हैं? बताओ देवियों। समान अनुरूप, ये दोनों वर्ड आए एग्जाम में, इसलिए दोनों याद रखना। रेट में अनुरूप तत्व लिखा हुआ था, कई बार होता है भाषा चेंज होती है साइकोलॉजी में। समान है वही क्या है? अनुरूप है। कंफ्यूज होते हैं गुरुजी, में समान पढ़ के गया उसमें अनुरूप आ गए हो, ठीक है ना। समान तत्व अनुरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ये कहता है कि जहां भी दो विषय समान होंगे, दो विषयों की प्रकृति समान होंगी, दो विषयों में तत्व समान होंगे, वहां अधिगम स्थानांतरण जल्दी होता है। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, भौतिक विज्ञान का प्रयोग गणित में करना। ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा वो क्या होगा? समान तत्व अनुरूप तत्व हो गए। समझ में आ गई बात? यानी जहां विषय वस्तु समान होती है वहां अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जल्दी होता है। तो इसके नाम से लग रहा है इसमें कुछ मत लिखना। आपको इतना याद रखना है, समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया। इसको अनुरूप तत्व बोल सकते हैं। मतलब इतना सा ही है, जहां विषय वस्तु समान होती है वहां अधिगम स्थानांतरण क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। तो कुछ मत लिखना इसमें। 3 नंबर पे तीसरा सिद्धांत लिखना आप, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का सिद्धांत ये दिया था C.H. जड ने। ये भी आया हुआ है कि दिया किसने था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जड। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? C.H. जड। C.H. जड 2004 थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, उसके बाद कभी आया नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि सामान्यीकरण जनरलाइजेशन थ्योरी किसने दी है? C.H. जड ने दी है। केवल ये प्रश्न पूछा था। अब आपके दिमाग में गुरुजी जनरलाइजेशन हुआ है क्या, सामान्यीकरण हुआ है क्या? सामान्यीकरण यो है कि कोई चीज को अफा निष्कर्ष निकाल की और बी निष्कर्ष ना अफा कट्ठे भी प्रयोग कर लें, कहीं भी प्रयोग कर लें, उसको अपन बोलते हैं सामान्यीकरण। थे मनोविज्ञान पढ़ना आया कंपटीशन एग्जाम का नजरिया से, और लेकिन मेरे पढ़ाते वक्त जो चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें बताई साइकोलॉजी की बहुत सारी, उन चीजों का प्रयोग आप अपने जीवन में या अपने आने वाले कैरियर में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए करने लग जाओ, तो आपने क्लास में उस कंपटीशन के लिए जो मनोविज्ञान पढ़ा उसका प्रयोग आप अपने घर में बच्चों को प्रेरित करने के लिए कर रहे हो, तो उसका क्या हो गया? सामान्यीकरण हो गया। कि बाल विकास तुमने पढ़ा था कंपटीशन के लिए, रीट के लिए, लेकिन उसी चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रयोग आप अपने बच्चों के विकास को दिशा देने में कर रहे हो, तो वहां वो क्या कर रहे हो? आप सामान्यीकरण कर रहे हो।